बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में गरीब और बेबस परिवार रहता था। इस परिवार में एक बीमार और लाचार बूढ़े इंसान धनीराम रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा राजू और मंझला बेटा रमेश और एक सबसे छोटा बेटा रोहित रहता था। देखो मेरे बच्चों, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कैसे रहोगे। इसलिए मेरे पुत्रों, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इस घर का बड़ा बेटा राजू है और मैं उसे ही ये जिम्मेवारी सौंप कर जा रहा हूं कि अपने दोनों भाई का ख्याल रखना, कभी झगड़ा मत करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम लोग बराबर बराबर हिस्से का संपत्ति आपस में बंटवारा कर लेना। देखो रमेश और रोहित, तुम्हारा बड़ा भाई राजू है, उसका आज्ञा का पालन करना और वो जो फैसला ले उसे अपना समझकर निभाना। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, अभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। रिया आपको पिता कहती है, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जाएंगे? हे भगवान, आपको मेरे पिताजी पर थोड़ा भी तरस नहीं आता क्या? रोहित अपने पिता के लिए बहुत दुखी था, लेकिन इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और धनीराम की मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बहुत दुखी होते हैं। राजू, रमेश और रोहित अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। देखो मेरे भाई, पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि संपत्ति का बंटवारा मैं करूंगा। अब तुम लोग बताओ, क्या ये फैसला तुम लोगों को मंजूर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया, आप तो बड़े हो और आप जो फैसला करोगे मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन रोहित से भी पूछ लो, शायद इसे कोई ऐतराज हो। अरे नहीं भैया, आप लोग तो मुझसे बड़े हो, भला मुझे क्या ऐतराज होगा? आप लोग जो फैसला करोगे मैं हुक्म समझकर पालन करूंगा। ऐसे भी पिताजी मरने से पहले कहे थे कि बड़े भाई का फैसला मानकर आगे बढ़ना। तब तो ठीक है, चलो फिर देर किस बात की। सबसे पहले हम लोग खेत का बंटवारा करेंगे। तीनों भाई आपस में सलाह मशवरा करने के बाद खेत का बंटवारा करने जाने लगते हैं। देखो भाई, हमारे पिताजी के पास यही 2 खेत हैं और हम लोग 3 भाई हैं। इसमें बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है कि 2 खेत हैं, लेकिन इसके बीच एक मेड़ है, इसलिए एक खेत में और एक खेत मंझला भाई रमेश का होगा। बचा इसका बीच का मेड़, तो वो छोटा भाई रोहित का होगा। अब बताओ भाई लोग, क्या मेरी ये फैसला से कोई दिक्कत है? अरे नहीं भैया, मुझे आपके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार रोहित से भी पूछ लो, क्या पता इसे कोई दिक्कत हो। दोनों भाई बहुत चालाकी से अपने अपने खेत ले लेते हैं और बिच का रोहित को दे देते हैं। रोहित को यह फैसला मंजूर नहीं होता है, लेकिन वह अपने पिता के वचनों से बंधा हुआ था। वह चाहकर भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि रोहित उनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है भैया, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। आप जैसा फैसला किए हो मुझे मंजूर है। ऐसे भी आप मेरे बड़े भैया हो, आप कोई भी फैसला करोगे इसमें सबकी भलाई ही होगी। तो ठीक है रोहित, अब चलो अगला बंटवारा कर लें। ये रहा हमारे पिताजी के द्वारा लगाए 2 आम के पेड़। इसका भी बंटवारा करना मुश्किल है, लेकिन मेरा फैसला ये है कि एक आम का पेड़ मैं रख लेता हूं और एक पेड़ मंझला भाई रमेश रख लेता है। लेकिन हाँ, पेड़ पर मेरा और रमेश का हक रहेगा, लेकिन इसके दोनों जड़ों पर रोहित का हक रहेगा। अब बोलो भाई, क्या इस फैसले से तुम्हें कोई ऐतराज है? वाह भैया वाह, आपका फैसला तो मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हाँ, एक बार रोहित से पूछ लेना अच्छा रहेगा। बोलो रोहित, क्या तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? बोलो मेरे छोटे भाई, क्या तुम्हें ये फैसला तुम्हें मंजूर है? नहीं भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। भला मैं आपके खिलाफ क्यों रहूं? पिताजी मरने से पहले कहकर गए थे कि तीनों भाई मिलजुल कर रहना, कभी झगड़ा मत करना। इसीलिए आप जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। चलो तो ठीक है, लगभग सारे संपत्ति का बंटवारा हो ही गया है। बस एक चीज बचा है और वो है घर का बंटवारा। चलो उसे भी कर लेते हैं। तीनों भाई अब घर का बंटवारा करने चले जाते हैं। अभी तक जितना भी बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ रोहित का ही घाटा हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे घर में 2 कमरे हैं, इसमें भी बंटवारा करने में मुश्किल हो रहा है। क्यों ना एक कमरे मैं रख लेता हूँ और एक कमरे मंझले भाई रमेश रख लेता है।
बाकी बचा घर का जो छत है उसे रोहित को दे देते हैं। अब बोलो भाई लोग, क्या ये फैसला आपको मंजूर है? एकदम मंजूर है भैया। आपका फैसला मुझे मंजूर ना हो ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन रोहित को भी तो मंजूर होना चाहिए। बोलो मेरे छोटे भाई, क्या तुम्हें ये फैसला तुम्हें मंजूर है? राजू के इस फैसले से रोहित एकदम टूट जाता है। सारे फैसलों से यह फैसला काफी ज्यादा रोहित को तोड़ देता है। लेकिन रोहित भी क्या करे? वह अपने पिता के वचनों से बंधा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है भैया, अगर आपका यही फैसला है तो इसे भी मैं आंख मूंद कर स्वीकार करता हूं। ऐसे भी पिछले हर फैसला मैंने माना, इसे भी मानूंगा। बहुत अच्छा मेरे छोटे भाई, तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर हुआ, मुझे अच्छा लगा। चलो बंटवारा यहाँ खत्म होता है। अब बंटवारे पर सभी लोग अटल रहना। अरे ये क्या भैया, आपने एक चीज का बंटवारा तो किया ही नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो रमेश? मुझे नहीं लगता कि अभी भी बंटवारा करने को कुछ बचा होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि कुछ बच गया है तो बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ भैया, आपने सभी का बंटवारा कर तो दिया, लेकिन पिताजी के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे, उसे भी बंटवारा कर दो। आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। धनीराम के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे। रमेश उसे भी बंटवारा करने को बोलता है। रमेश घर के अंदर से एक झोला पैसा लाता है। देखो भाई, ये कुछ पैसे हैं जिसे पिताजी ने बहुत संभाल कर अपने पास रखा था। क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसे हम आपस में बराबर बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत पुराने सिक्के हैं जिनका आजकल जमाने में कोई मोल नहीं। इसलिए ये सिक्के मैं चाहता हूं कि रोहित तुम रख लो, और जो सिक्के तत्काल में चल रहा है उसे मैं और रमेश आपस में बराबर बांट लेते हैं। बोलो भाई, क्या कहते हो? तुम्हें यह फैसला मंजूर है? हाँ भैया, मुझे तो आपकी हर फैसला मंजूर है। बोलो रोहित भाई, तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? ठीक है भैया, अगर मेरी किस्मत में यही पुराने सिक्के लिखे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दोनों भाई आपस में सिक्के बांट लेते हैं जो अभी के जमाने में चलता हो, और पुराने जमाने के धातुओं से बने सिक्के रोहित को दे देते हैं, जो आज के जमाने में उसका कोई मोल नहीं। रोहित निराश तो था, लेकिन फिर भी वह सिक्का लेकर घर के अंदर जाने लगता है। अरे ओ रोहित, घर के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हें बंटवारे का मतलब समझ नहीं आया क्या? बंटवारा हो चुका और उसके हिसाब से एक कमरे भैया का और एक कमरे मेरा के हैं। तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं सिवाय छत के। अरे भैया, तो मैं कहाँ जाऊं? आप सब एक एक कमरे ले लिए, मैं कहाँ रहूं? मेरा अभी नया नया शादी हुआ है। अपनी पत्नी को लेकर छत पे रहूं क्या, जो सिर्फ खप्पर और घास फूस का बना है? रोहित भाई, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कोई भी फैसला हमने ऐसे तो नहीं किया जिसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं थी। हर फैसला तुमसे पूछकर ही किया था। अब हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें घर छोड़कर जाना ही होगा। अब तुम कहां रहोगे ये तुम्हारी समस्या है। पिताजी के कहने के अनुसार हमने बंटवारा कर दिया। रोहित अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाता है। अनजाने में रोहित ने गलत फैसलों का शिकार हो गया। राजू और रमेश रोहित और उसकी पत्नी दोनों को घर से लात मारकर निकाल देते हैं। रोहित बेचारा मायूस घर से बेदखल हो जाता है। रोहित गांव से बाहर एक जंगल में झोपड़ी का एक लकड़ी का घर बनाकर रहने लगता है। रोहित कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। हे भगवान, ये आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मेरी गलती ये है कि मैंने उन्हें अपना भाई माना, या मेरी गलती ये है कि मैंने उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया? अब जीवन भर रोते रहो। जब बंटवारा हो रहा था तब क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? आपका सिर्फ एक ही गलती है कि आपने उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, जो वो लोग इस लायक हैं ही नहीं। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। हाँ रिया, तुमने ठीक कही। वो लोग मेरा विश्वास का ही गलत इस्तेमाल किए हैं। वो लोग मेरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भगवान सजा देंगे। तुम चिंता मत करो। मेरे पास पहले जमाने के कुछ सिक्के हैं, मैं इसे जमींदार के पास ले जाता हूँ। शायद वो इसके बदले कुछ नए सिक्का दे दें। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। रोहित पुराने सिक्के लेकर गांव के जमींदार के पास जाने लगता है।
उसे यकीन था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेंगे। अरे रोहित, तुम मेरे यहाँ? बताओ क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। रोहित वो सारी बात विस्तार से जमींदार को बताता है, जो उसके भाई उसके साथ किया पूरी बात बता देता है। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ जमींदार जी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय इन पुराने सिक्के के। क्या आप इसके बदले मुझे नया सिक्का दे सकते हैं जो अभी तत्काल में चलता हो? अरे रोहित, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर क्या करूंगा? ये अब चलन में नहीं रहा। ये तो हमारे दादा के जमाने का सिक्का है, इसे तुम अपने पास ही रखो। और रही बात बंटवारा की, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारा घर का मामला है। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे खेतों में काम करो, इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। और तुम ईमानदार भी हो, बोलो क्या तुम करोगे? अरे वाह जमींदार जी, आपने तो मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। मैं जरूर करूंगा। लेकिन जमींदार जी, आज मैं कुछ नहीं खाया हूं और मेरी पत्नी भी भूखी है। अगर आप हमें कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खेतों में काम करके पैसे चुका दूंगा। जमींदार दयालु इंसान था। वह रोहित को कुछ पैसे दे देता है। रोहित खुशी खुशी अपनी कुटिया में जाता है और पत्नी से कहता है, जमींदार जी बहुत दयालु हैं। वो हमें अपने खेतों में काम दिए हैं। कल से हम दोनों उनके खेत में काम करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। हमारे पास काम की कमी थी और वो भी पूरा गई। अब बस खेतों में काम करेंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा अपना गुजारा करेंगे। हाँ रिया, तुम ठीक बोल रही हो। भगवान एक तरफ रास्ता बंद करते हैं तो दूसरी तरफ खोल देते हैं। अब यहाँ से हमारी एक नई जीवन की शुरुआत होगी। रोहित और उसकी पत्नी को काम मिल जाने के कारण दोनों काफी खुश होते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों जमींदार के खेत में काम करने निकल जाते हैं। चलो रिया, अब अपने काम पर लग जाते हैं। हमारे नसीब में यही है, जितना मेहनत करेंगे उतना भगवान हमें फल देंगे। रोहित खेत में काम करना शुरू कर देता है। रिया भी उसकी मदद करने लगती है। अरे भैया, हमारे खेत में फसल इस बार काफी अच्छा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारी तकदीर तो बहुत अच्छा है भैया। हम दोनों ने अपनी अपनी जमीन ले ली और बीच का मेर रोहित को थमा दी। आखिर वो इस मेर का क्या ही करेगा, इसका पूरा लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। अरे हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। उसका तो किस्मत ही फूट गया है। सारे संपत्ति में उसको ऐसा चीज दिया है जिससे उसका कोई काम नहीं। सारा का लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। वाह रे रमेश भाई वाह, मजा आ गया। रोहित के दोनों बड़े भाई उस पर हंस रहे थे, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं कि अगर रोहित चाह जाए तो इनका जीना हराम कर सकता है। लेकिन रोहित बेचारा भोला था। उसे इतना ज्ञान नहीं कि आखिर इनसे बदला कैसे लिया जाए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी रोहित मेहनत करना नहीं छोड़ता है। रिया रोहित से कहती है, चलो जी, अब घर चलते हैं। आखिर कब तक इस खेत में अपना पसीना बहाते रहेंगे? देखो तो सुबह से शाम हो गई। चलो घर, कल फिर आएंगे और बचा काम कल ही करेंगे। हाँ रिया, चलो, शाम काफी हो चुकी है। रोहित और रिया दोनों घर आ जाते हैं और दोनों बैठकर सोचने लगते हैं। अरे भाग्यवान, मैं खेतों से थका आया हूं और तुम हो कि महारानी की तरह बैठी हो। मुझे भूख लगी है, जो भी खाने को है ले आओ ना। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ रिया, क्या सोच रही हो? अजी, अब आप भूख प्यास मिटाइए और मेरे साथ कुदाल लेकर उसी खेतों में चलिए जिस खेत में बंटवारा की बात हुई थी। अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? और उस खेत में कुदाल लेकर जाने को क्यों बोल रही हो? बंटवारा तो हो चुका है। अब नया प्लान तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? रात का समय था। दोनों पति पत्नी उसी खेत में चले जाते हैं जिस खेत का बंटवारा रोहित और उसके दोनों बड़े भाई में हुआ था। यही वो खेत है रिया, जिसमें दोनों खेत के बीच का जो मेर है वो हमें मिला है। और एक खेत बड़े भाई और एक खेत मंझले भाई ने लिया है। अब बताओ क्या करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो बीच का मेड़ हमारा है। एक काम करते हैं, इस मेड़ को ही तोड़ देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे रिया, तुम सच में पागल तो नहीं हो गई हो? बिना मेड़ के खेती कैसे होगा? और देखो तो फसल भी कितना लहलहा रहा है।
अगर मैं इसे तोड़ दिया तो सारा पानी बह जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाए या आबाद हो जाए, मुझे क्या, मेरा मेहर है। मैं इसे तोड़ूं या जोड़ूं, मेरी मर्जी। आप इसे तोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे वाह रिया, तुम्हारा दिमाग को तो दाग देना होगा। अब मैं सब समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। रुको, मैं अभी मीर को तोड़ देता हूँ। रोहित अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और बिना मोह माया के मेड़ को तोड़ देता है। मेड़ जैसे टूटता है, सारा पानी उसमें का बह जाता है, जिसके कारण एफसल भी टूटकर बिखर जाता है। अगली सुबह जैसे ही दोनों भाई अपने खेतों में आते हैं तो खेत का हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, ये देख रहे हो, खेत का फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ भैया? कल तो हमारा खेत बिल्कुल भी ठीक था, ये अचानक कैसे हो गया? अच्छे से देखो, रमेश खेत का हाल खुद से नहीं हुआ है, इसका मेड़ किसी ने तोड़ दिया है, तभी सारा पानी बह गया और फसल टूटकर बिखर गया। मुझे लगता है ये कारनामा रोहित का है। चलो जमींदार से इसकी शिकायत करते हैं। रोहित मेड़ तोड़कर बहुत खुश था। जैसी करनी वैसी भरनी। रात हो जाती है और इस बार फिर से दोनों पति पत्नी उस आम के पेड़ के पास जाते हैं जहां रोहित को हिस्सा में जड़ मिला था। अरे रिया, यही वो दोनों पेड़ है जिसमें मेरे दोनों भाई ने हिस्सा में जड़ दिया है। अब इसका क्या करना है? करना क्या है जी, जो हमें हिस्सा मिला है उस पर पूरा हक है हमारा, और हमारे हक पर किसी और का पेड़ फल लगे, मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे जर पर किसी का पेड़ नहीं लगेगा, इसे धड़ से अलग कर दो। रोहित अपनी पत्नी के बातों से सहमत था। वह खुशी खुशी पेड़ को काट देता है। सुबह जब दोनों भाई पेड़ को कटे देखते हैं तो बहुत ही निराश होते हैं। ये क्या भैया, कल तो खेत बर्बाद हुआ था और आज ये आम का पेड़। ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है? आखिर कौन कर रहा है? रोहित और रिया को अब भी इतना करने से मन नहीं भरता है, इसलिए दोनों लोग अब घर तोड़ने के प्लान बनाते हैं। रोहित हाथ में कुल्हाड़ी लेता है और राजू के घर जाने लगता है। इधर दोनों भाई घर के बाहर ही परेशान खड़े थे। अरे अरे रोहित, तुम कुल्हाड़ी लेकर कहाँ घुसे जा रहे हो? आखिर मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? कभी खेत का मेड़ तोड़ दे रहे हो तो कभी जामुन का पेड़। इस बार तुम्हारा क्या प्लान है? देखो भैया, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपने जो मुझे बंटवारा में दिया है मैं उसी को तोड़ रहा हूँ। ऐसे भी उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं उसे तोड़ूं या कुछ भी करूं, आपको क्या? और इस घर का छत मेरे हिस्से में है, इसलिए इस बार इसे ही तोड़ देता हूँ। अरे नहीं रोहित, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम छत को ही तोड़ दोगे तो घर का वजूद ही मिट जाएगा। छत के बिना घर अधूरा है, मैं कहाँ रहूंगा? तुम इस घर को बख्श दो। नहीं भैया, मैं इस छत को तोड़कर ही रहूंगा, वो मेरा हिस्सा है। और रही बात रहने की, तो आपको बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। जब आप मुझे और मेरी पत्नी को घर से बेदखल किया था, तब आपको समझ नहीं आई कि हम लोग कहाँ रहेंगे, और जब बात खुद पर आई तब खून के आंसू रोने लगे। अगर इस घर को बचाना है तो चलो मेरे साथ जमींदार जी के पास, अब वही इसका फैसला करेंगे। तीनों भाई जमींदार जी के पास जाते हैं। अब इस बंटवारे का फैसला वही करेंगे। जमींदार जी, देखिए रोहित सठिया गया है। एक तो खेत का मेड़ तोड़ दिया और फिर आम का पेड़ भी काट दिया। इससे इसका मन नहीं भरा तो अब ये घर तोड़ने की बात कर रहा है। आप इसे सजा दीजिए, ये हमारा फसल बर्बाद कर दिया है। क्यों रोहित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी का नुकसान करने का अंजाम जानते हो क्या होता है? हाँ जमींदार जी, मुझे अंजाम भली भांति मालूम है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई इनका नुकसान नहीं किया है। मैंने जो भी तोड़ा है या काटा है वो मेरा खुद का हिस्सा है। आप पहले इनसे पूछिए। इन्होंने बंटवारे समय मुझे खेत का मेड़ दिया था और खुद दोनों ने एक एक खेत लिया था। और आम का पेड़ जो था उसमें भी इन्होंने मुझे सिर्फ जड़ दिया था, इसीलिए मैंने अपने जड़ को काट दिया। और रही बात घर का बंटवारा का, तो उसमें भी इन्होंने मुझे घर का छत दिया। अब मैं चाहता हूं कि अपने छत को तोड़ दूं, लेकिन ये लोग तोड़ने नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए जमींदार जी, इसमें कौन गलत है और कौन सही?
तुम बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो रोहित। इन बेईमानों को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। तुम जाओ और घर को तोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहित के पास रहने के लिए उसका झोपड़ी है। अब तुम लोग अपना देख लो। नहीं जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने बंटवारा में रोहित के साथ छल किया है। अगर रोहित उसे तोड़ देगा तो हम कहाँ रहेंगे। आज से मैं ये वादा करता हूँ कि बड़े भाई होने के नाते खुद भूखे रहूंगा, लेकिन अपने दोनों भाई का पेट भरूंगा। तीनों भाई अब साथ मिलकर रहेंगे, दुख सुख आपस बांटकर सुकून की जीवन जिएंगे। हमें माफ कर दो रोहित भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस तरह रोहित अपने बेईमान भाइयों का सामना किया और यह सब उसकी पत्नी रिया की वजह से हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेरर ही करनी पड़ती है। अगर सीधा बनकर रहोगे तो ऐसा जुल्म अगली बार आपके साथ ही होगा। इसलिए सतर्क रहे और होशियार रहे। धन्यवाद।